हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीडीपी का प्रैक्टिस सेट 5 कंप्लीट करेंगे, जो सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, जिसमें हम लोग 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। और आप लोग कमेंट करके बताना इसमें से कितने क्वेश्चन आपको आ रहे थे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, सक्रिय अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत के अंतर्गत अधिगम संबंध है। अब आपसे पूछा गया यहाँ पे सक्रिय अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत के अंतर्गत अधिगम संबंध है उद्दीपक अनुक्रिया उद्दीपक से, अनुक्रिया उद्दीपक से, उद्दीपक अनुक्रिया से, या फिर अनुक्रिया से। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुबंधन सिद्धांत के अंतर्गत जो अधिगम संबंध हुआ है अनुक्रिया उद्दीपक से, अनुक्रिया उद्दीपक से। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, सेकंड क्वेश्चन, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। मतलब बौद्धिक विकास के 4 स्तर किसने बताए थे? तो किसने बताया था? पियाजे ने बताए थे। कौन कौन से? जैसे कि पहला था संवेदी गामक स्तर, संवेदी गामक स्तर था। उसके बाद दूसरा था पूर्व संक्रियात्मक। उसके बाद जो तीसरा स्तर था वो मूर्त संक्रियात्मक था, मूर्त संक्रियात्मक। और चौथा जो था वो था अमूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक। या फिर इसको ही चौथे वाले जो स्तर है इसको औपचारिक संक्रियात्मक बोला गया, औपचारिक संक्रियात्मक। तो है जो जीन पियाजे ने जो 4 अवस्थाएं बताई थी, तो वही पूछा गया कि 4 सुस्पष्ट स्तरों के बारे में किसने बताया था। तो इसका आंसर हो जाएगा पियाजे ने बताया था। और पियाजे किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? तो ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। ये भी आपको याद रखना है, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे है, आपसे पूछा गया है, गेस्टाल्टवादियों के अनुसार व्यक्ति किसी वस्तु को देखता है। गेस्टाल्टवादियों के अनुसार देखो, जो गेस्टाल्ट शब्द है कई बार ये पूछा गया है, तो ये जर्मन भाषक शब्द है। कौन सी भाषक शब्द है? जर्मन भाषक शब्द है। और गेस्टाल्ट का मतलब भी होता है संपूर्ण मतलब। तो जो गेस्टाल्टवादी थे वो किसी चीज़ को देखते थे समग्रता के आधार पर, समग्रता के आधार पर। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अब आपसे चौथा क्वेश्चन पूछा गया है, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। मतलब जो बच्चे अल्पवयस्क हैं, अभी पूर्ण रूप से वयस्क नहीं हुए हैं, तो उनमें से अभिभावकों की भूमिका कैसी होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा अग्र सक्रिय होनी चाहिए, अग्र सक्रिय होनी चाहिए। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, थॉर्नडाइक, गुथरी, पावलोव, स्किनर ने अधिगम की परिभाषा दी है। थॉर्नडाइक, गुथरी और पावलोव और जो स्किनर थे, इन्होंने अधिगम की जो परिभाषा दी थी वो दी थी व्यवहार के आधार पर, व्यवहार के आधार पर दी थी। अगर पूछ लिया जाए यहीं पे व्यवहारवाद के जनक कौन थे, तो व्यवहारवाद के जनक कहा जाता है जेबी वाटसन को, जेबी वाटसन को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। तो ये सारे जो पॉइंट बताए जा रहे हैं ये भी आप लोगों को सारे याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 6 नंबर क्वेश्चन है, किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, शिक्षक को इसे क्या समझना चाहिए? कोई बच्चा था, वो क्या कर रहा था, पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था, अब उसमें स्थिरता आ गई है, तो शिक्षक को इसे क्या समझना चाहिए? इसे स्वाभाविक प्रक्रिया समझना चाहिए। जैसे कि ये ऑप्शन जो दिया गया है, सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति माननी चाहिए इसको। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन है, रूसो ने अधिगम की व्याख्या किस आधार पर की है? रूसो ने अधिगम की व्याख्या की थी दार्शनिक आधार पर। किस पर की थी? दार्शनिक आधार पर अधिगम की व्याख्या की थी। और कई बार तो ये पूछा गया अधिगम का मतलब क्या होता है? अधिगम का मतलब होता है सीखना, चीज़ों को सीखना ही अधिगम कहलाता है।
उसके बाद क्वेश्चन है, किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है। तो यह मानना था कि भाषा जो है वो भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन के द्वारा सीखी जाती है। तो ये थे स्किनर। किनका मानना था? स्किनर का मानना था। और कई बार ये पूछा गया क्रिया प्रसूत का जो सिद्धांत किसने दिया था, तो आंसर हो जाएगा स्किनर ने दिया था। किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। उसके बाद क्वेश्चन है, निम्न में से क्रिया प्रसूत व्यवहार नहीं है। कांटा लगने पर पैर हटाना, हाथ पैरों का चलाना, भोजन करना, खड़े होकर इधर उधर चहलकदमी करना। तो यहाँ पे पूछा गया है क्रिया प्रसूत व्यवहार नहीं है, तो वह हो जाएगा कांटा लगने पर पैर हटाना जो है क्रिया प्रसूत व्यवहार नहीं है। अब आपसे पूछा गया है बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है। बाल्यावस्था की जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है वह होती है सामूहिकता की भावना। सामूहिकता की भावना। उसके बाद क्वेश्चन दिया गया है, करके सीखने का विचार दिया। करके सीखने का विचार किसने दिया था? जॉन डीवी ने दिया था। किसने दिया था? जॉन डीवी ने दिया था। और एक कथन है, हम करके सीखते हैं, यह किसने कहा था? तो यह कथन कहा था सिम्पसन ने। किसने कहा था? सिम्पसन ने कहा था हम करके सीखते हैं। उसके बाद अब बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन है। अब पूछा गया है सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार इनमें से सत्य कथन कौन सा? तो सिरस्थ सिद्धांत यह बताता है कि बच्चे का जो विकास होता है वह सिर से पैर की ओर होता है। कैसे होता है? सिर से पैर की ओर होता है। तो यहाँ पे जो ए वाला ऑप्शन है, जैसे कि विकास सिर से पैर की ओर होता है, तो जो सिरस्थ सिद्धांत यही बताता है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बी.एफ. स्किनर ने अधिगम में मूल किसे माना है? तो बी.एफ. स्किनर जो थे उन्होंने अधिगम में जो मूल चीज मानी है वो माना है अभिप्रेरणा को। किसको? अभिप्रेरणा को। अब क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, मानव जाति में वे कौन से वैयक्तिक निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं? पर्यावरण का अंतर, आनुवांशिकता का अंतर, आनुवांशिकता व पर्यावरण की अंतरक्रिया, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आनुवांशिकता व पर्यावरण की जो अंतरक्रिया है, यही जो है मानव जाति में वैयक्तिक निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है? सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत जो है इसका शिक्षा में क्या महत्व है? रचनात्मकता के लिए उपादेय है, कल्पना में वृद्धि के लिए उपयोगी है, और कठिन विषयों में उपयोगी है, या फिर सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। और जो सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत किसने दिया था? इसको दिया था कोहलर ने। किसने दिया था? कोहलर ने दिया था। और किस पर प्रयोग किया था कोहलर ने? वन मानसों पर प्रयोग किया। तो ये सारे पॉइंट याद रखने हैं आपको। अब क्वेश्चन पूछा गया है, आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? कक्षा के साथ, उच्च कक्षा के साथ, समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा, या फिर जब वे चाहें? तो इसका आंसर हो जाएगा समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा। समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा। अब क्वेश्चन दिया गया है, सूझ के सिद्धांत को कला, संगीत व साहित्य में उपयोगी किसने बताया? सूझ के सिद्धांत को कला, संगीत व साहित्य में उपयोगी बताया था क्रो एंड क्रो ने। क्रो और क्रो ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, अभिवृत्ति है। अभिवृत्ति क्या है? एक भावनात्मक प्रवृत्ति जो
अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। तो अब जो ए ऑप्शन दिया गया यही बिल्कुल सही हो जाएगा कि आवृत्ति वह चीज़ होती है, वह है कि अभेद विचार होता है जो मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। तो यहाँ पे जो एक वाला ऑप्शन दिया गया यही बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन पूछा गया है, सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया द्वारा होता है। सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया द्वारा होता है, यह कथन है हल का। किसका है? सीएल हल का यह कथन है। अब 20 नंबर क्वेश्चन है, आदतों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आदतें जन्मजात होती हैं, यही कथन बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। आदतें जन्मजात नहीं होती हैं। कुछ आदतें जन्मजात होती हैं, लेकिन कुछ आदतें जो होती हैं अपने परिवार और जो बच्चे का जो माहौल है, पर्यावरण है, बच्चे के जो साथी हैं, जो मित्र हैं, उनसे क्या है बच्चा सीखता रहता है। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है यही बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। जबकि मूल प्रवृत्ति की तरह आदतें भी व्यक्ति को अभिप्रेरित करती हैं। आदत निर्माण का आधार कोई मूल प्रवृत्ति होती है। व्यक्ति में यदि कोई बुरी आदत का निर्माण हो जाता है तो वह बुरी आदत सरलता से छूट भी जाती है। तो ये जो सारे कथन दिए गए यहाँ पे बी, सी और डी, ये तीनों कथन सही दिए गए हैं। जबकि आदतें जन्मजात होती हैं, यह कथन यहाँ पे बिल्कुल गलत है। और एक पॉइंट ये भी नोट करना, जो मूल प्रवृत्ति के बारे में किसने बताया था? मैकडूगल ने बताया था। किसने? मैकडूगल ने बताया था मूल प्रवृत्ति के बारे में। और कितनी मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं? तो ये पूछा जाए तो 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। अब क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माना जाने लगा। तो 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माना गया था व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान। अब यहाँ पे पूछा गया है, विकास का अर्थ है। विकास का क्या अर्थ है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की जो श्रृंखला होती है उसी को विकास कहा जाता है। अब आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत या फिर वैयक्तिकता का सिद्धांत। अब यहाँ पे पूछा गया है वृद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है, तो वह समन्वय का सिद्धांत जो है इससे संबंधित नहीं। जबकि निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत और वैयक्तिकता का सिद्धांत, ये तीनों ही वृद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित हैं। अब क्वेश्चन पूछा गया है, मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में किस शब्द की कड़ी आलोचना की है? एक क्वेश्चन तो यही बन जाएगा कि आउटलाइन साइकोलॉजी जो पुस्तक है यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो आंसर हो जाए मैकडूगल के द्वारा। अब पूछा गया इसमें से कि आउटलाइन साइकोलॉजी में किस शब्द की आलोचना की थी मैकडूगल ने? तो वह की थी चेतना शब्द की। इसकी चेतना शब्द की आलोचना की थी। अब क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय के अध्ययनकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया? तो सर्वप्रथम मनोविज्ञान को स्वीकार किया गया था आत्मा के अध्ययन के रूप में। किसके रूप में? आत्मा के अध्ययन के रूप में। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। मतलब थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व को किस आधार पर वर्गीकृत किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा चिंतन और कल्पना के आधार पर। चिंतन और कल्पना के आधार पर। अब क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है। जब शिशु अपनी आँख, कान व हाथ के संबंध में सोचते हैं तो यह निम्नलिखित में से कौन से स्तर में शामिल होते हैं? तो ये शामिल होते हैं इंद्रिय जनित स्तर में। इंद्रिय जनित स्तर में।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। तो शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है बालक का। किसका है? बालक का। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा दिलाया। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा दिलाया था विलियम जेम्स ने। विलियम जेम्स ने। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो एक बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन अगर किसी को करना है तो इसके लिए जो सर्वाधिक अच्छी विधि है वो होती है विकासी विधि। विकासी विधि। अब यहाँ पे 30 नंबर और लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है, शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व हैं शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया, अध्यापक या फिर सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सभी। क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा।